33 या 11 ईयर्स का डिफरेंस है, तो मैंने डायरेक्ट 1 2 से शिफ्टिंग से ही बता दिया। अब अगर मान ले 28 ईयर्स का डिफरेंस है तो अब मुझे 28 तक लिखना पड़ेगा। तो कुछ नहीं, उसके लिए बस ये मेथड, ये डायरेक्ट 28 प्लस जितने लीप ईयर ऐड करके कर लें, ये हो गया, एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा इससे, ठीक है ना। मतलब उस पर पॉसिबिलिटी बनती है, जैसे उन ऑप्शंस को पहले उठाएंगे। अब मान लें आपको 4 ऑप्शन दे रखा है और मान लें उसमें कोई भी लीप ईयर नहीं है, सारे नॉर्मल ईयर हैं, तो 4 ऑप्शन को आप अलग अलग चेक करेंगे तो टाइम तो वेस्ट होगा ना। तो पहले वो ऑप्शन उठाएं जो 6 और 11 के मल्टीपल्स पे है, मेरा ये कहना है, तो उनके साथ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी ना, वरना आपका कंप्यूटेशन टाइप चारों ऑप्शन से आपका तो टाइम तो जाएगा। इस वजह से मैं कह रहा हूँ उन ऑप्शन को पहले उठाएंगे, और जो नॉर्मल अगर का लीप से कभी नहीं होगा तो उन ऑप्शन को पहले ही क्रॉस कर दें, ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन है ना, जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तब आपको अपनी कमियां मालूम चलती है। तैयारी करने का सबसे सिंपल रूल यही है, आप किसी भी कंपटीशन तैयारी करिए तो कभी ब्रेक नहीं होगा। आपको एक बार अपनी वीकनेस मालूम चल गया, अच्छा मुझसे ये सर क्वेश्चन नहीं, उस पर वर्कआउट कर ले, यही तो होती है तैयारी करने का, यही तो मेथड होता है। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी या कहीं और करें, मेथड पढ़ाई का थोड़ा चेंज हो जाएगा। आपको अनलेस मालूम होगा कि करना क्या है, क्या किस चीज़ पे मुझे कंसंट्रेट कर, मेरी क्या वीकनेस है, तभी तो उस पर वर्कआउट करेंगे। चलिए, व्हाट वाज द डे ऑफ वीक ऑन 17 अगस्त 2010? जरा ऑड डेज रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है, करा रखा था ऑलरेडी, मेरे पास डेटा तैयार है। 2010 का कंप्यूट करना है ना, स्पेस कहाँ चला गया, 17 अगस्त 2010। अच्छा इसके बीच में स्पेस नहीं आया क्या? अच्छा यहाँ पे मैंने स्पेस देना छोड़ दिया, भूल गया हूँ। चलिए कोई बात नहीं, इतना मैं तुम्हें करा दूंगा। तो अब आपको मैंने ये बताया था क्लास में, पूरा डेटा कराया था कि जब 17 अगस्त 2010 तक काउंट करना हो तो ऑड डेज डायरेक्ट काउंट करना है। तो अभी अगस्त 2010 तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो 2010 से पहले तक 31 दिसंबर 2009 तक कितना ऑड डेज बेटा, पहले हम वो कंप्यूट कर लें, फिर 17 अगस्त तक अलग अलग कंप्यूट कर लेंगे। स्टैंडर्ड डेटा मेरे पास ऑलरेडी है, तो पहले आप ऐसा काम करें कि 31 दिसंबर 2009 तक का डेटा कंप्यूट कर लें, है ना, क्योंकि अभी 2010 तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ ना, ऑलरेडी सर क्वेश्चन में करा चुका हूँ। उसका जनवरी से लेकर अगस्त का अलग कंप्यूट कर लेंगे, 17 अगस्त तक का ऑड डेज। तो अब ये बताए 2009 को मैंने बताया था कैसे ब्रेक करना है, 400 के मैक्सिमम मल्टीपुल, 400 के मल्टीपुल में 2009 में मैक्सिमम पार्ट कितना आएगा, 2000, तो 2000 में ब्रेक कर लिया प्लस 9 ईयर्स, है ना, 2000 प्लस 9, 400 उल्टा चलेंगे हमेशा, मैक्सिमम मल्टीपल, पहले 400 के मल्टीपल निकालेंगे, उसमें से मैक्सिमम जितना होगा, जो बच गया उसको 300 पे, जो बच गया उस पर 200, फिर 100, ऐसे चलना है। क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डेटा स्टैंडर्ड तैयार है, 400 पे ऑड डेज कितने आते हैं, 0, तो 400 के जितने भी मल्टीपल हैं उस पर ऑड डेज क्या है, 0। वहाँ जो पहले क्वेश्चन में मैंने आपको कराया था ना, सिर्फ ईयर 100, ईयर 200, ईयर 300, ईयर 400 का, बाकी 500 600 का इसलिए नहीं कराया कि ईयर 500 को 400 जब डिवाइड करेंगे तो 400 प्लस 100 लिखेंगे, 400 पे 0, फिर वही 100 वाला रिपीटेशन हो जाएगा, इसलिए सिर्फ पहले 4 सेंचुरी करा दिया, बाकी सब पैटर्न रिपीट होगा। तो वैसे भी यहाँ पे 2009 की बात करें तो 2000 पे ऑड डेज कितना हो गया, 0, 400 के मल्टीपल पे ऑड डेज क्या होता है, 0, तो 400 का मल्टीपल है ना 2000, इस पे ऑड डेज, पहले 2000 साल का कंप्यूट नहीं करना, डायरेक्ट 0 हो गया। अब मुझे इन 9 ईयर्स का कंप्यूट करना है, इन 9 ईयर्स में लीप भी होंगे, नॉन लीप भी होंगे, तो 9 को मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब मैं वो टेक्निक नहीं यूज़ कर रहा हूँ कि अलग अलग लिख के लीप में 2 से मल्टीप्लाई किया और 9, अब डायरेक्ट आप यूज़ करें, है ना, वो सब मैं पीछे बेसिक बता चुका हूँ। 9 प्लस, अब ईयर लिखे, यहाँ पे असल में लीप ईयर में 1 + 1 2 होता है, और इधर 1, तो 1 1 तो दोनों में कॉमन होगा ना, तो वो 9 इधर निकाल दिया। अब यहाँ पे ये जो 9 ईयर्स है इसमें 2000 के बाद 2000 तक कंप्यूट हो गया, 31 दिसंबर 2000 तक मैंने कंप्यूट कर लिया। अब ये इसके बाद लीप ईयर कौन सा होगा, 2004 ना हो तो लिख लें अभी पहले, उसके बाद 2008, तो यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2, ये या सिंपली देखें 2 लीप ईयर है, तो लीप ईयर में फरवरी एक दिन बढ़ जाने से एक दिन इसमें बढ़ेगा, एक दिन इसमें, तो ये क्या हो गया 9 + 2, 9 + 2 कितना हो गया 11। जब भी 7 से ज़्यादा हो डिवाइड करके रिमाइंडर ले लें, ट्रिपल साइन में रिमाइंडर के लिए यूज़ करता हूँ, है ना,
नहीं अभी कंप्यूट नहीं हुआ, 11 को 7 से डिवाइड करें, 7 या 7 4 आ गया ना रिमाइंडर, 4 यहाँ तक आ गया, 4 ऑड डेज यहाँ तक आया, 4 ऑड डेज यहाँ तक हो गया। 31 दिसंबर 2009 तक ऑड डेज कितने आए? सारा रोल ऑड डेज का है, आपको ऑड डेज कंप्यूट करना आना है। आपके प्रीवियस ईयर पूरे 35 साल का पेपर देखे, सब में उसी का क्वेश्चन आया हुआ है, मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, 1 जनवरी 2010 से लेके 17 अगस्त का काउंट करना है। तो मंथ लिख लें पहले, क्या हो गया, मैं लिख देता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। रखने का तरीका बताया, तो सबसे पहले आप अगस्त फिल करेंगे, क्योंकि अगस्त में मुझे सिर्फ 17 तक काउंट करना है, इसको फिल करेंगे। इसके बाद डायरेक्ट आप फरवरी पे, क्योंकि यहाँ वेरिएशन का चांस होता है ना कि वो लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर, तो गलतियाँ यहाँ और यहाँ होने पे होती है, इसको पहले फिल करते फिर बचे को। तो फरवरी 2010 4 से डिविजिबल है नहीं, तो इसका मतलब नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर तो फरवरी कितने का होगा, 28 डेज का। अब बाकी मंथ को लिख दे, जनवरी 31 का, चेक कैलकुलेशन देखते रहेंगे, ये फिर 31, 31, जून 30, जुलाई 31, सही लिखा है, ठीक है ना, कैलकुलेशन देख लेंगे। यहाँ तक डाउट तो नहीं किसी को? अब ऑड डेज निकालना है, तो ऑड डेज 7 से डिवाइड करके और छोटा कर लें, 7 4 28, रिमाइंडर कितना आएगा, 3, 28, रिमाइंडर यहाँ 3 हो गया, यहाँ 0 हो गया, 7 4 28, ये 3, ये 2, ये 3, 2, 3 और 7 2 14, ये यहाँ लिख दे रहा हूँ 3, 7 2 14, 3 यहाँ बच गया। और छोटा करें, ये 2 है ना, हाँ ऐड कर लें, 3 3 6, 6 और 2 8, 8 मतलब 1 हो गया, 7 से डिवाइड करने में यहाँ 1 आया, तो 1 3 4, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 का मतलब 2, और 2 और 3 5, यहाँ से कितना आया 5, 5 और 5 ये और 4 ये, कितना हुआ 9, 9 का मतलब 2, 9 का मतलब 2 ऑड डेज। देख ले एक बार कैलकुलेशन सही किया है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? क्या आंसर था? ट्यूसडे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है, हाँ ट्यूसडे सही। क्वेश्चन नंबर 4 में तो यहाँ हो गया। तो मैंने ये कहा कि कोई भी मेथड यूज़ करें, लेकिन आप प्रैक्टिस सब पे कर लें, क्योंकि यहाँ से आसान क्वेश्चंस आते हैं, ये सही होना चाहिए ना। और कैलेंडर कोई और क्वेश्चन तो पहले उसको कर लेते हैं, 3 के बाद और तो कोई कैलेंडर क्वेश्चन दिया नहीं। डिविजिबिलिटी है, शायद कैलेंडर कितने इतने दिए थे, बाकी अब अगले में दूंगा। क्लॉक वाले एक साथ कंबाइन कर दूंगा। पहले आप लोग एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 6 कर लें, क्लॉक वाले एक साथ सारे करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, ये फॉन्ट आप लोगों को दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है? और बढ़ कर
देखिए क्या है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत फेवरेट होते हैं, आने के पूरे चांस हैं। है बहुत बेसिक, गलतियां कहाँ होती हुई मैं बता देता हूँ। जैसे दे रखा है टॉर्टोइज कैन क्लाइम अप टू 5 मीटर इन फर्स्ट आवर, नेक्स्ट आवर इट क्लाइम्स डाउन 4 मीटर। ठीक है, it is trying to reach a platform 15 meter, the minimum number of hours required to the tortoise to climb up the platform। यहाँ पे मिनिमम नंबर ये अंडरलाइन है, ठीक है ना। मान लीजिए 15 मीटर पोल की हाइट है या प्लेटफॉर्म जो भी है, ये टोटल हाइट है 15 मीटर। उसे मिनिमम नंबर ऑफ कितने स्टेप्स में वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, प्लेटफॉर्म की इस एंड से इस एंड पे पहुँच जाएगा, यही तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मिनिमम कितने स्टेप। तो देखिए फर्स्ट आवर में 5 मिनट्स वो आगे जाता है और फिर 5 मीटर, और फिर सेकेंड आवर में 4 वापस आ जाता है। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1 मीटर इन 2 आवर्स। अगर मैं आपसे कहूँ कि नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच में दूरी जो है वो 1 मीटर की है, नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर इन 2 आवर्स। मैं ऐसे कह सकता हूँ कि हर 2 घंटे में टॉर्टोइज कितना चलेगा, 1 मीटर आगे, 5 आगे गया फिर 4 पीछे आ गया। इसमें देखिए काउंटिंग का क्या तरीका होता है कि जो ये जितना भी आगे जा रहा है ना, जैसे पहले आवर में 5 मीटर आगे जा रहा है, तो आप हमेशा यहाँ से 5 कम कर दिया करें, 5 कम करेंगे तो 10 मीटर आ गया, ठीक है ना। हमेशा जितना स्टेप वो आगे जा रहा है पहले टोटल में से कम कर दिया करें। इसको अर्थमेटिक वगैरह कुछ बनाने की जरूरत है, बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं, ये नहीं कि एपी सीरीज बनाने लगे और कुछ ऐसा नहीं करना है। सिंपली मैंने कहा कि ये जो दे रखा है ना 5 मीटर, उसको पहले कम कर दें। मैं पहले यहाँ 10 तक निकालें, क्यों 10 तक निकालें कि एक बार वो यहाँ आ गया तो यहाँ से 5 मीटर जाएगा तो यहाँ पहुँच जाएगा, उसके बाद वो वापस आता है, इससे मेरा कोई मतलब, क्योंकि मुझे मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स काउंट करना है। टेक्निक समझ में आ गया क्यों काउंट करेंगे बैक काउंटिंग। अब अगर हर 2 घंटे में 1 मीटर आगे जा रहा है, या ऐसे कहें कि 1 मीटर को 2 घंटे में कवर कर रहा है, तो 10 मीटर को कितने घंटे में कवर कर रहा है, 20 आवर्स। 20 आवर्स प्लस यहाँ से नेक्स्ट आवर वो यहाँ पहुँच जाएगा, तो 1 घंटा और लगेगा +1, तो आंसर कितना होगा 21। ऐसे सारे क्वेश्चन में जो पहले आवर में वो स्टेप ले रहा है उसको हमेशा घटा दिया करो, डायरेक्ट इस तरह काउंट कर लिया करें, कोई एपी वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हैं उसी तरह है ना, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं किसी को। इस तरह क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। अच्छा नेट डिस्प्लेसमेंट छोड़ दे, पहले 2 घंटे में क्या होगा, 5 कदम वो आगे गया, मतलब 5 मीटर आगे गया, 4 मीटर आ गया, तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल कितना दूरी चला, वो 1 ही मीटर तो रहा। वो टर्म हटा दें सब, नेट डिस्प्लेसमेंट वगैरह, फाइनल कितना चला 2 घंटे में 1, तो 2 घंटे में अगर 1 मीटर चला तो 10 मीटर कितने में चलेगा, यहाँ अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 10 तो 2 में कितना हो जाएगा 20, तो 10 मीटर कितने आवर्स में चला 20 आवर्स में। तो 20 आवर्स में 10 मीटर तो कवर कर लिया, जब यहाँ पहुँच गया तो नेक्स्ट आवर में यहाँ से 5 मीटर और कवर करेगा, क्योंकि कितना कवर कर रहा है 5 मीटर ना, हर एक पहले घंटे में 5 मीटर, फिर दूसरे घंटे में 4 मीटर वापस आ रहा है, इस तरह चल रहा है। तो बस 20 में 1 और ऐड कर दिया, कितना हो गया 21 आवर्स। ठीक है, समझ आ गया। इस पे आपके यहाँ पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या हो गया इसको, अच्छा आपको पहले वो पहले मेन क्वेश्चन करा दूं, उसके बाद फिर ये सब तो मैंने पहले ही कराया था। एक जैसे क्वेश्चन एक जगह करा दूं, वो ज़्यादा सही रहे, क्लॉक वाले एक जगह कंबाइन कर देता हूं। अच्छा आप लोग ये ना एक ये वाला पहले करें, तो आप लोगों के लिए सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इस तरह क्वेश्चंस आपके कई बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पूरा मैं कॉन्सेप्ट रिकॉल करा दूं। क्वेश्चन नंबर 12 ट्राई करें, नंबर सिस्टम वाले एक जगह करा देता हूं।
हाँ कितना है आंसर? सी आया था। हाँ क्लास में कराया ना इस तरह क्वेश्चन, थोड़ा सा डेटा चेंज किया था। देखिए क्या क्या क्वेश्चन आपको दे रखा है। ए एंड बी रन ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ 600 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक तो इसमें पहला इंफॉर्मेशन अपोजिट, इफ देयर स्पीड आर 20 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ टाइम्स दे मीट एंड टाइम टेकन टू ओवरलैप अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। एक चीज़ और दे रखा है इंफॉर्मेशन, स्टार्टिंग पॉइंट इज द लास्ट मीटिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैंने इसमें दो बताया था कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनेंगे आपको तीन तरह के क्वेश्चंस बनेंगे। एक तो नंबर ऑफ टाइम्स अपोजिट डायरेक्शन या सेम डायरेक्शन है वो मीट करने का पूछेगा, या आपसे ये पूछेगा फर्स्ट टाइम मीट करना अपोजिट में, जब अपोजिट मूव कर रहे हो या सेम डायरेक्शन में, दोनों स्टार्टिंग पॉइंट से, वो पूछेगा। या तीसरा ये पूछेगा कि जिस पॉइंट पे स्टार्ट किया था दोनों ने, वहाँ पे दोबारा पहुँचने तक कितना टाइम लेंगे, है ना। ये तीन यहाँ से, फिर यही क्वेश्चन आपके कई बार रिपीट हुए हैं, इसी में कुछ वेरिएशन कर करके। या पूछ दे आपसे थर्ड, अगर 7 बजे स्टार्टिंग हुई तो थर्ड टाइम्स कितनी बार मीट करेंगे, एग्जैक्टली किस टाइम पे मीट करेंगे। तो उन सारे क्वेश्चन का मैं जितना डिटेल तो पीछे बता चुका हूँ, क्लास में बताता हूँ। ये यहाँ पे सारे की पॉइंट्स रिकॉल कर लेते हैं। ये 600 मीटर का ट्रैक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 600 मीटर का ट्रैक है। ठीक है, 600 का है ना, हाँ ये दे रखा है ना 600 मीटर का। दोनों को रिलीज किया गया अपोजिट डायरेक्शन में। मान ले ए को इधर भेजा गया 10 मीटर, कितना दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, और बी को यहाँ पे 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर इधर लिख देता हूँ नीचे 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये है। दोनों को टी इक्वल टू 0 पे रिलीज किया गया, आपने समझने के लिए, मतलब टी इक्वल टू 0 पे दोनों को रिलीज किया गया अपोजिट डायरेक्शन में। तो देखिए, एक तो आपको मैंने डायरेक्ट बताया था कि अगर नंबर ऑफ टाइम्स मीट करे, अपोजिट है, तो उनके सिंपलेस्ट रेशियो को ऐड कर देना, वो आंसर हो जाएगा ना। क्या उसके पीछे पूरा रोल था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर बता चुका हूँ। यहाँ पे मैं अपोजिट डायरेक्शन में नंबर ऑफ टाइम्स, और इसको मैं जस्टिफाई कर देता हूँ क्यों ऐसा होगा। नंबर ऑफ टाइम्स दे मीट, तो स्पीड का सिंपलेस्ट रेशियो क्या था दोनों का, ए और बी का। ए और बी का स्पीड का सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, हाँ 3:2:3 तो बताया था कि नंबर ऑफ टाइम्स दे मीट इन रीचिंग स्टार्टिंग पॉइंट अगेन अदर देन द स्टार्ट, वो कितना हो जाएगा, सिंपली इन दोनों को ऐड कर दें, क्या हो जाएगा 5 टाइम्स। और जब सेम डायरेक्शन होता है तो घटा देते हैं। अब आते हैं लॉजिक पे, क्यों ऐसा किया था ऑब्जेक्टिव के लिए, वो तो ऑलरेडी मैंने कंप्यूट कर दिखाया था क्यों होगा ऐसा। इसमें देखिए दो याद रखेंगे, अगर फर्स्ट टाइम मीट का पूछेगा तो आप एग्जाम में आसानी के लिए, सॉल्व तो कई मेथड होते हैं, आप नेट रिलेटिव स्पीड से जाएंगे, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछे दोबारा कब मीट करेंगे तो आप उनके जो टाइम का एलसीएम ले लेंगे। क्यों टाइम का एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट का पूछा हुआ है, तो अब दोनों का टाइम नहीं दे रखा, लेकिन ट्रैक का मुझे डिस्टेंस मालूम है, दोनों की स्पीड मालूम है, तो दोनों को अलग अलग टाइम आ जाएगा कि 600 मीटर का ट्रैक पे दोबारा यहाँ से स्टार्ट किया, दोबारा यहाँ पहुँचने में कितना कितना टाइम ले रहे हैं। मैंने ये कहा कि जैसे T1 जो मैं ए की बात या TA कर दूँ, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस 600 यहाँ से चला, इस 600 मीटर की स्पीड ट्रैक को ए जो है 20 की स्पीड में कितने सेकंड में दोबारा वहाँ के मीट करेगा, 600, हाँ 600 का ट्रैक है और ए की स्पीड कितनी है 20, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा 30 सेकेंड ना, 30 सेकेंड्स। ये समझ में आ गया 30 सेकेंड्स किसका टाइम है, ए को इस 600 मीटर का ट्रैक दोबारा कवर करके यहाँ पे आने में कितना टाइम लगेगा, 30 सेकेंड। उसी तरह बी टाइम बी कितना लेगा, बी सेम 600 मीटर का सर्कुलर ट्रैक और स्पीड इसकी कितनी थी 30, तो कट गया, ये हो गया 20 सेकेंड्स। आंसर जो होगा वो एलसीएम हो जाएगा इन दोनों का। जब भी स्टार्टिंग पॉइंट पे पूछे तो हमेशा दोनों का एलसीएम 30 और 20 दोनों का एलसीएम कितना हो गया 60 सेकेंड। ये 60 सेकेंड बाद यहाँ पे मीट करेंगे दोनों एक साथ। क्यों एलसीएम लिया, इनका ये सर्कुलर ट्रैक पे इनकी स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब ये 20 की स्पीड से रन कर रहा है और बी जो है वो 30 की स्पीड से, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, इसका मतलब ये ट्रैक ये रहेगा।
अब ये बताएं कि ये 30 सेकेंड पे एक बार यहाँ से t इक्वल टू 0 पे शुरू किया, 30 सेकेंड बाद यहाँ आएगा, फिर अगली बार कब आएगा 60 सेकेंड बाद, अगली बार कब आएगा 30 ऐड करते जाएंगे। तो ये क्या चलेगा, a के लिए चलेगा 30, पहली बार 0 पे तो दोनों एक साथ थे ही 30, हाँ ये 60 हो गया, ये 90, हाँ 120, और इस तरह ये आके मीट करेगा। b कब मीट करेगा, हर 20 सेकेंड के फ्रैक्शन, हर 20 सेकेंड के इंटरवल पे। तो ये 20 हो गया, ये 40 हो गया, ये 60 हो गया, ये 80 हो गया। अब ये बताइए ये दोनों कब मीट करेगा, देखें क्या है उनका एलसीएम, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट आप डेफिनेशन भी देखो ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, फर्स्ट टाइम कब मीट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। हमने दोनों का टाइम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने का निकाला था, उन दोनों का क्या ले लिया एलसीएम। तो कभी भी अगर स्टार्टिंग पॉइंट का पूछे तो दोनों का टाइम जितने 2 हो, 3 कैंडिडेट हो, 4 कैंडिडेट हो, 3 में बताया था कि ए और बी का एक साथ ले लेंगे और बी और सी का एक साथ, और अलग अलग स्टार्टिंग वो टाइम ऑफ मीट जब एक साथ मीट करेंगे तब। तो ये हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम मीट कब करेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन में दिया नहीं, लेकिन ये जो नंबर ऑफ टाइम्स मैंने यहाँ 5 कह दिया डायरेक्ट ना, वो जरा वेरीफाई कर लेते हैं। तो आंसर तो उस हिसाब से हो जाएगा 5 टाइम्स एंड 60 सेकेंड्स। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता ए एंड बी मीट फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम कितने सेकंड बाद मीट करेंगे, तो उसके लिए मैंने बताया था आप नेट रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट डायरेक्ट एग्जाम में यूज़ करना। वो सब सॉल्व तो मैंने क्लास में 2-3 मेथड से कराया था, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायरेक्ट नेट फर्स्ट टाइम जब भी पूछे नेट रिलेटिव स्पीड, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा पूछे तो एलसीएम से चले जाएंगे, वो सबसे आसान होता है। क्यों ऐसा करते हैं, चले क्या लास्ट लाइन नेट रिलेटिव स्पीड, हाँ मैं बता रहा हूं वो। देखिए ये क्वेश्चन पहले समझने में क्या पूछना चाह रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मीट का यहाँ क्या सेंस है। ए को t इक्वल टू 0 पे ए को रिलीज किया गया, बी को अपोजिट डायरेक्शन में 20 और 30 की स्पीड से। ये इधर ए है, ये बी है, तो ये ऐसे ये ए इधर चलना शुरू करे, बी मान ले कहीं ये बीच में मीट किए, तो जब फर्स्ट टाइम ये दोनों मीट करेंगे तो कितना टाइम बाद मीट करेंगे। तो इस क्वेश्चन को क्या करें, इस क्वेश्चन को इक्विवेलेंट क्वेश्चन में चेंज कर दें। आप एक नया ट्रैक बना लें 600 मीटर का,